सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। आज इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का बड़ा ही डिफिकल्ट सा चैप्टर। वैसे ही चैप्टर इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें और समझें, ये चैप्टर बहुत आसान है। चैप्टर क्या है आपके सामने लिखा हुआ है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देख के बच्चों के कई बार होश भी उठ जाते हैं कि इतने सारे न्यूमेरिकल्स कैसे करें। भाई न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, नो डाउट। क्लास 10th का ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें सबसे ज्यादा मेजोरिटी न्यूमेरिकल्स की होती है एग्जाम में। ठीक है, कर लेंगे, फिर क्या है। न्यूमेरिकल समझने से पहले इसके थ्योरी को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर थ्योरी समझ में नहीं आई तो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं होंगे। इस क्लास में हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशल क्लास आएगी जो कि बहुत जल्द अपलोड होगी। तो पहले इस क्लास को शुरू करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, जैसे ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे वैसे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी जो कि आपके लिए जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास चार्ज। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि चार्ज होता क्या है। भाई कोई भी मटेरियल है, हमें पता है किससे बना है, एटम से। एटम्स यानी कि किससे बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से। ये चीजें तो हम पढ़ के आए हैं ना केमिस्ट्री में, कि हमारे आसपास सारा कुछ क्या है, मैटर है। मैटर किससे बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना है। एटम किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से बने हैं। बस वही तो हमारे पास चार्जेस है। दैट मीन्स चार्ज क्या है, समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल। कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है मटेरियल के पास एक ऐसी है कि जिसकी वजह से कंडक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, which enables the conduction of electricity, और ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, बाय द मोशन ऑफ चार्जेस, बाय मोशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यही है हमारे पास चार्ज, कि मेरे पास मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, चाहे वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो। अब प्लास्टिक के अंदर चार्ज होता है, लेकिन चक्कर ये है वो मोशन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास इतनी स्पेस ही नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास वुड है, वुड के अंदर भी चार्ज है। अगर आपने लाइफ प्रोसेस पढ़ा है, उसके अंदर हम बात इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं। जब डार्क फेज और लाइट फेज वाली रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, तो प्लांट के पास दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब वो बन गई वुड। वुड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि चार्जेस मोशन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स आ जाते हैं, जैसे कि मेटल्स। मेटल्स के अंदर चार्जेस हैं, बिल्कुल है। मेटल किससे बनी, बेटा एटम से ही बनी है। तो मेटल के अंदर चार्जेस हैं और उनके पास इनफ स्पेस होती है फॉर देयर मोशन। दैट्स व्हाई वी से दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड्स में जो है मेटल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, चार्जेस का मोशन पॉसिबल है। व्हाई पॉसिबल है, बिकॉज दे हैव इनफ स्पेस फॉर द मोशन ऑफ चार्जेस। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लिक्विड्स में हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो क्या, सॉल्ट एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, अगर वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को ऐड कर दिया तो मेरे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूट के पानी के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर जगह बना लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। ये चार्जेस, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो है। और जब ये पानी के अंदर आएंगे, इसके अंदर ग्रेफाइट रोड डालो, बैटरी के साथ कनेक्ट करो, ये सारे के सारे क्या, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे। फिर मेरे पास एयर। एयर अपने आप में बहुत अच्छा क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मीडियम है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी हवा में हमारे पास बिजली तैरती रहेगी, नहीं। आसपास, उसके आसपास भी क्या है, चार्ज्ड आयंस का होना जरूरी है। चार्ज्ड आयंस का होना जरूरी है हवा में। अगर मेरे पास हवा में ढेर सारे चार्ज्ड आयंस है, देन देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। एग्जाम्पल है लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या है, बादल है। बादल के अंदर क्या है, चार्जेस आ जाते हैं। क्यों, जब वो फ्रिक्शन करते हैं, जब आपस में रगड़ खाते हैं, जब वो गरजते हैं। क्यों गरजते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन आ गई। ठीक है, उस फ्रिक्शन के अंदर चार्जेस जो है इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं,
चार्जेस कैसे ट्रांसफर, बेटा उसके अंदर पानी है, बादलों के अंदर क्या है, पानी कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। इसके अलावा आजकल तो हैवी एसिड रेन, तो ढेर तरह के एसिड्स हो गए, ढेर तरह के केमिकल्स हो गए, तो केमिकल्स के आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, चार्ज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, जिस कारण क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत मिनिमल होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर जाए तो बेसिकली हमारे घर के ऊपर या हमारे ऊपर ही गिरेगी वो बिजली, राइट। तो उनके अंदर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हो गया चार्ज। तो इससे हमें ये चीज पता चली कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव, राइट। तो चार्जेस आर ऑफ, चार्जेस चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, एयर में है, देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो उसके बेसिस पे हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं। वो रूल्स क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाती है, ठीक है। अब चार्जेस के बेसिस पे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे उसके क्वेश्चंस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड थिंग इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्जेस की बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से हम उनको और डीपली समझ पाते हैं, और उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज बेसिकली चार्जेस कह देते हैं, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। अब चार्ज जो है, चार्ज का एक यूनिट भी है, चार्ज का एक एसआई यूनिट भी है, जो कि मैं बताना भूल गई, रियली सॉरी। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, क्योंकि हमें ये कूलम साइंटिस्ट ने बताया था। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। अब ये जो ऐसा यूनिट कूलम है, इसके बेसिस पे हम इनकी एडिशन कर पाएंगे। एडिशन के बेसिस पे देखिए मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है पॉजिटिव 4 कूलम। अब सिंस चार्ज नेगेटिव भी होता है, मैं कह दूं एक नेगेटिव 2 कूलम पड़ा है, एक 3 कूलम है, एक यहाँ पे पड़ा है -5 कूलम, यहाँ पर है 0 कूलम, यहाँ पर है यू कैन से -2 कूलम, और यहाँ पर आ जाएगा +8 कूलम। इस तरह से बहुत सारे चार्जेस एक बॉक्स में पड़े हैं। लेट अस अज्यूम इस तरह से पड़े हैं। तो मेरे पास इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज क्या आएगा पूरे बॉक्स का? दैट मीन्स दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले यहां से शुरू कर लेते हैं, फिर इसको सारे को ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा +4 कूलम प्लस नेगेटिव ऑफ 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस नेगेटिव ऑफ, ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूं मैं, 5 कूलम प्लस नेगेटिव ऑफ 2 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस 0 कूलम, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए ध्यान से सारे के सारे चार्जेस आ गए हैं कि नहीं। जब ये सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे क्या कहेंगे? 4 कूलम प्लस माइनस हो जाएगा नेगेटिव 2 कूलम प्लस 3 -5 कूलम एंड -2 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस 0 कूलम। तो 0 ही हो गया, तो उसको मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो अब इसको देखो स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 कूलम -2 कितना हो गया? -4 कूलम, ठीक है। यहाँ पर 3 कूलम, 3 + 8 कितना हो गया? 8 9 10 11 कूलम हो गया, ठीक है। -5 कूलम ये रहा, सारे के सारे कवर हो गए। देखो -2 4 हो गया, 3 और 8 11 हो गया, -5 एज इट इज पड़ा है, 4 एज इट इज पड़ा है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 5 गए, 6 कूलम। तो टोटल चार्ज यहाँ पर कितना आ गया? 6 कूलम। यानी कि चार्जेस को जैसे हम मैथ्स के अंदर नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये है एडिशन ऑफ चार्ज का महत्व, या आप कह लीजिए इसका वैल्यू, ठीक है, कि क्या है, मतलब क्या है इसका। एडिशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि चार्जेस कैन बी एडेड
एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मीन्स जैसे मैथमेटिक्स में हम नंबर्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, चार्जेस की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ओके, सेकंड हमारे पास आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस में एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन पड़ा है, जो कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। भाई एनसीईआरटी के अंदर है तो स्टडी तो करनी पड़ेगी, राइट, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, इसलिए तो वीडियो देख रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो चार्जेस है, चार्जेस एग्जिस्ट एज होल नंबर, ठीक है। यानी कि मेरे पास, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज Q, और कैपिटल Q भी लिया जा सकता है, इज इक्वल टू N इंटू E। अच्छा, चार्ज का हमने ऐसा यूनिट कर लिया कूलम, ठीक है। इसका बेटा डिनोशन क्या है, इसका सिंबल क्या है? सिंबल इसका है स्मॉल q भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, सामने वाले की मर्जी है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिंपली Q या प्लस Q लिख देगा, अगर नेगेटिव चार्ज है फिर तो आगे नेगेटिव आना ही आना, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि क्या है, Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। अब Q क्या है, अभी किया चार्ज होता है, Q का क्या मतलब है, ये तो हो गया मेरे पास चार्ज। E का क्या मतलब है, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी क्या बताया, हमारे आसपास जो है एटम्स हैं, एटम्स के अंदर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ही कंसीडर करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। तो चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोटॉन वाला है, नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन वाला है, राइट। तो यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, याद करो 9th क्लास में पढ़ा था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। याद आया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर मुझे कोई चार्ज दे रखा है कि इस मटेरियल का इतना चार्ज है, इज इक्वल टू N इंटू E, तो N क्या आ गया, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। N हमारे पास आएगा नंबर ऑफ चार्जेस, ओके। तो N मेरे पास आ जाएगा Q अपॉन E, तो इससे मैं क्या है इसका नंबर फाइंड आउट कर पाऊंगी, और जो नंबर है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की फॉर्म में आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स कह सकते हो आप, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में आएगा, सिर्फ इसी फॉर्म में आना है, किसी और फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो N है वो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि N ना तो P बाई क्यू फॉर्म, P बाई क्यू फॉर्म मतलब ये नहीं है मेरे पास 3/4 कूलम चार्ज आ गया, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। मेरे पास 3/4 चार्ज पड़े हैं, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि मेरे पास क्या है, आधा चार्ज यहाँ पर आ गया, आधा चार्ज दूसरे मटेरियल में रह गया, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, यानी कि N की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। या मैं कह दूं मेरे पास N जो है √17 आ गया, नॉट पॉसिबल। N या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू N, जैसे हम मैथ्स में करते हैं एपीजीपी में, ठीक है, वैसे इसको लेना है, ओके। अब आप ये मत कहना कि एपीजीपी हमने पढ़ा नहीं, तो पढ़ लो, जरूरी है, एग्जाम्स आ गए हैं, ओके। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपको ऐसे ही बता देती हूँ, कुछ खास है नहीं उसके अंदर। जैसे आपने लोअर क्लासेस में यानी कि 9th में कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, 9th क्लास में ही आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। क्या पढ़ा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, राइट। ये पढ़े ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन सा मुश्किल और डिफिकल्ट और डिफरेंट है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ही कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one material to another material, ठीक है। जब चार्ज इस तरह से वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल ट्रांसफर हो, जैसे कि रबिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाथ रगड़ रहे हो आप, कैट फर को आप रगड़ रहे हो किसी प्लास्टिक की रॉड के साथ, वूल को आप रगड़ रहे हो किसी एबोनाइट रॉड के साथ या फिर ग्लास रॉड के साथ, तो चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस मोशन में आ सकते हैं, दैट इज आल्सो इन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद क्या रखना है,
चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बस यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया। अब आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ ली कि चार्जेस जो है वो मूव कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा के एक होल नंबर की फॉर्म में फाउंड आउट होते हैं अगर मूव कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ये चार्ज आधा टूट के आगे चले जाएगा और आधा पीछे रह जाएगा, नो, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में मैंने यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? कि मेरे पास वायर्स का, बैटरी का एक कनेक्शन है, ठीक है। वायर्स है, बैटरी है और मेरे पास स्विच है, वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड है और इसकी वजह से एक सर्किट जनरेट हो गया, जिस कारण जो है मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? मैंने यहाँ पे स्विच को ऑन कर दिया, स्विच यहाँ पर ऑन है। जैसे स्विच ऑन करते हैं मेरे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, जो बड़ी वाली डंडी होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो ये छोटी वाली डंडी होती है इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। बड़ा आसान है, ठीक है। अच्छा, ये बैटरी बनी किससे है? सेल से बनी है। मेरे पास एक सेल इस तरह से होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। अच्छा, जो रिमोट के सेल होते हैं, रिमोट के अंदर सेल डलते हैं, टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में जो सेल डलते हैं, उस सेल के एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, दूसरे एंड पे नेगेटिव लिखा होता है। अगर ध्यान से देखो, ट्राई करना, घर पे देख लेना, ठीक है। उसके एक तरफ पॉजिटिव लगा होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव लिखा हुआ होता है, ठीक है। और अगर हम सेल्स को उल्टा लगा दें तो हमारे पास जो रिमोट है वर्क नहीं करता। यानी कि अगर मैं वहां पर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दूं तो मेरे पास वो रिमोट वर्क नहीं करेगा। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो सेल निकलता है, उस सेल को निकाल के नेगेटिव वाला हिस्सा जोड़ते हैं पॉजिटिव के साथ, जिस कारण जो है सारा उस रिमोट का सारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो वर्क करता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है, राइट। ये चीज होती है ना। तो ये सेल है। अगर मैं ढेर सारे सेल्स को आपस में जोड़ दूं, मतलब कि 3 या 5 या 4 कुछ भी सेल्स को आपस में जोड़ दूं इस तरह से, तो ये मेरे पास बन जाएगी बैटरी। क्या बन जाएगी? ये बैटरी बन जाएगी। अब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कोई आपको गलत नहीं कहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, कुछ बुक्स में ऐसे दे रखा है, जो रेफरेंस बुक्स है उसमें ऐसे दे रखा है। देखो, बोर्ड वालों को दोनों के बारे में पता है। ये तो है नहीं जो बोर्ड में बैठे हैं वो ऐसे बैठे, वो सारा कुछ पढ़ के बैठे हैं, राइट। तो इसको भी सही कहेंगे, इसको भी सही कहेंगे। सो आप कोई भी आपको जो इजी लगता है वो बनाइए, ओके। तो यहाँ पर जो मेरे पास है सर्किट है वो कनेक्टेड है बैटरी के साथ। ये जो मेरे पास लाइंस है, दिस इज अ वायर, ठीक है। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर मीन्स वो वायर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास बेस्ट कंडक्टिंग वायर कौन सी होती है? कॉपर की होती है, ये याद रखना। इसका रीजन इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे कि कॉपर की क्यों होते हैं। कॉपर की कंडक्टिंग वायर ली, उसको कनेक्ट किया विद द इलेक्ट्रिक बल्ब। ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया और सारी की सारी जो है इस तरह से कनेक्टेड है। स्विच को मैंने ऑन कर दिया, जैसे स्विच ऑन करूंगी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू हुआ इस तरह से। आई हमारे पास सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। हमारे पास सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का आई। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जो बल्ब है वो ग्लो अप हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तभी बल्ब ग्लो होगा अगर सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। तो एक चीज तो पता लगी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए क्लोज्ड सर्किट। ये तो पता लगी, क्लोज सर्किट। मैं रट्टा नहीं लगवा रही हूँ, मैं चीजों को समझा के पढ़ा रही हूँ। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो बोर्ड के अंदर आंसर लिख पाओगे, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट है जो कि क्लोज सर्किट में मूव करे। अब इलेक्ट्रिक करंट है क्या, यही तो समझ नहीं आ रहा बेटा। ये वायर के अंदर क्या है? चार्जेस है। मान लीजिए अब ये वाला जो हिस्सा है वायर का, इतना हिस्सा मैंने यहाँ पे जूम कर दिया, ठीक है। कॉपर की वायर है, किससे बनी है? कॉपर के एटम से। और किससे बनेगी? आयरन के एटम से।
कॉपर की वायर है, कॉपर के एटम से बनी, लगभग इस तरह से अरेंजमेंट होगी एटम्स की, है ना, काइंड ऑफ इस तरह से एटम्स की अरेंजमेंट होगी। अब जैसे ही स्विच ऑन होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। जब स्विच ऑफ है ना, इसको स्विच को ऐसे नहीं लेते, इसको की जो पहले टर्म लेते थे की वैसे लेते हैं। ये मेरे पास की है, ठीक है, सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा। ये जो मैंने आई बना रखा है ना, ये फ्लो नहीं करेगा, बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। क्यों? यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर गए, यहां तक गए, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्जेस कहेंगे, वैसे होते इलेक्ट्रॉन्स है, हम चार्जेस कहेंगे। चार्जेस जो है इस तरह से यहां से ट्रेवल करे और यहां पे रुके। क्यों रुके भाई? यहाँ पे सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ये यहां से ऐसे जंप करके तो जा नहीं सकते कि हाँ हम भी ऐसे छलांग लगा के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, नहीं जा सकते। तो इस कारण यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे स्विच क्या है, अब ऑफ है, या मैं कह दूं की जो है वो ओपन है, ठीक है। जैसे ही मैं स्विच को क्लोज कर दूंगी, यानी कि की को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, की कनेक्ट हुई तो स्विच ऑन हो गया, की क्लोज होगी, ठीक है, कुछ भी ले लो, स्विच ऑन हो गया, बस ऐसे समझ लो, स्विच ऑन हो गया। जैसे स्विच ऑन हुआ, सारा का सारा जो फ्लो ऑफ चार्जेस है प्रॉपरली मूव करना शुरू कर देगा। हाँ जी करेगा, जिस कारण बल्ब भी ग्लो हो जाएगा। हाँ जी, तो मोशन किसका हो रहा है? चार्जेस का, राइट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चार्जेस जो है, चार्जेस कम इनटू मोशन व्हेन स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट में जो चार्जेस है मोशन में आ जाते हैं जब स्विच को ऑन किया जाता है, और जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, चार्जेस मोशन में आएंगे, तो भी इसी को कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया, और ये विद इन सम टाइम होगा, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट ही बड़ा स्लो हो जा रहा है, फिर मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, ठीक है, आयरन में से तो इलेक्ट्रिक करंट बड़ा स्लो मूव करेगा, यानी कि उसके अंदर चार्जेस का मोशन थोड़ा स्लो होगा। क्यों? वो उसके थोड़े मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे या छोटे होंगे, कोई भी कारण मान लो कि उसके अंदर ना ऑब्स्टेकल्स बड़ी आएंगे, रुकावटें बड़ी आएंगी, वो ना प्रॉपरली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर मैं ले लूं मरकरी, मरकरी तो है लिक्विड, उसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने की कोशिश करूं, नो डाउट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पर बड़ा ही धीरे होगा, ठीक है। यानी कि बेस्ट कंडक्टर क्या है, जो चार्जेस को फ्लो करवाए कम टाइम में। बेस्ट कंडक्टर क्या है, जो चार्जेस को फ्लो करवाए कम टाइम में, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बहुत जल्दी बन जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हो रहा है, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। यानी कि जैसे ही मेरे पास बैटरी कनेक्ट होगी, इसके ऊपर एक धक्का पड़ता है, ठीक है, वो धक्का होता है एक्चुअल में पोटेंशियल, पोटेंशियल कहते हैं उसको, आगे पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, उसके अंदर सारा कुछ करेंगे। धक्का पड़ता है, जो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको एक शॉक मिलेगा, जिस कारण हो सकता है इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो पेन चेंज करते हो उससे पता लगेगा, हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, इसको जगह मिलेगी, बच बच के आगे निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर निकले, इनके ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो देयर आर चांसेस कि ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, दोनों में से कोई एक चीज मूव कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही हो, कोई भी चार्ज मूव कर सकता है, दोनों को आजादी है मूव करने के लिए, बस कम से कम टाइम में हो, ठीक है। यानी कि जितने कम टाइम में मेरे पास फ्लो ऑफ चार्ज होगा, उतना बढ़िया मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। जितना ज्यादा टाइम लग रहा है चार्जेस को फ्लो करने में, उतना ही कम मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारे पास एम्पियर होता है, क्योंकि इसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी एम्पियर ने दी थी, ठीक है। किसके इक्वल होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या यूनिट होता है बेटा, कूलम, ठीक है, कूलम। और टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट होता है हमेशा सेकंड, ठीक है।
टाइम का हमेशा हम ऐसा यूनिट सेकेंड्स लेते हैं। तो एम्पियर का सिंबल है ए, तो 1 एम्पियर मेरे पास 1 कूलम सेकेंड इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर। बस इसको इतना ही याद रखना है। अब थोड़ी सी चीजें और पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या होगा, एक मिनट रुकिए। उसके अंदर हम एक चीज और ले सकते हैं। वैसे ये चीजें आपको बुक में कम देखने को मिलेंगी, हाई क्लासेस में ज्यादा देखने को मिलेंगी, बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज इंटरेस्टिंग ना लगे, यू कैन स्किप दैट पार्ट, आप आगे जा सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, यूजुअली हम कहते हैं, यूजुअली असल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही ज्यादातर मूव करते हैं, प्रोटॉन्स करते हैं मूव। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन्स मूव नहीं करते, जो पॉजिटिव आयंस है वो भी मूव करते हैं, पर ज्यादातर नेगेटिव चार्ज ही घूमते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, टू नेगेटिव टर्मिनल ही होता है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो है इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, इस तरह से जैसे मैंने अपनी डायरेक्शन बना रखी है। लेकिन ये डायरेक्शन क्यों होती है, ज्यादातर अगर मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से निकल के वापस नेगेटिव पे आएगा। इज दैट पॉसिबल? सोचो, हमने अभी क्या पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, ये चीज पढ़ी है ना। तो अगर मेरे पास यहां से नेगेटिव चार्ज निकल के इधर जा रहा है, फिर तो मतलब ही नहीं है कोई, यहाँ पे तो रिपल्शन होगी बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो करंट रुकेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं करंट, यहीं पे ऑब्स्टेकल आ गई। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, ये बात हमें बताई थी एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें बताया, तब ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी चीजें डिस्कवर हुई नहीं थी तभी। ठीक है, बहुत पहले उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, डिस्कवर नहीं किया था, डिस्कवरी के लिए अनदर थे साइंटिस्ट। ठीक है, तो सिंस उन्होंने कहा कि हाँ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव पे कौन सा चार्ज है, कौन सा, दोनों का बिहेवियर कुछ नहीं पता उन्हें। ठीक है, उन्होंने एक अंदाजा लगाया, उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में इस चीज की डिस्कवरी हो जाएगी, और आने वाले टाइम में वाकई डिस्कवरी हुई है। ठीक है, तो इसलिए जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होगा, बट एक्चुअल में जो डायरेक्शन है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो करंट आ गया, दिस इज कन्वेंशनल करंट, दिस इज कन्वेंशनल करंट, यानी कि जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए, दैट इज कन्वेंशनल करंट। असल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, असल में इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जाएगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स सम अप हुए पड़े हैं, वो सारे ऐसे मूव करके पॉजिटिव पे इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास सेल्स आते हैं ना, सेल्स के अंदर हम ये चीज शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गई या इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल है, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को जानना था। अब बच्चों का सवाल है, मैम फिर एग्जाम में कौन सा लगा के आएंगे, आपको सिलेबस में कौन सा इलेक्ट्रिक करंट है, आपको तो कन्वेंशनल करंट ही है, आप तो कन्वेंशनल करंट ही पढ़ना है, तो आप ये वाला लगाओगे क्या, कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जो मैंने यहाँ पर बना रखी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट सारा खत्म। अब बढ़ते हैं आगे पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रखा है मैंने, अभी इसमें से मैंने करंट पास नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास की जो है ओपन है, या कह दिए स्विच जो है ऑफ है। ओके, तो अब इस केस में देखिए मेरे पास जो है एक सारा सर्किट बना रखा है, ये कुछ चीजें मैंने अभी नहीं ऐड की है, इनको मैं समझाऊंगी धीरे धीरे करके क्या है। मैंने अभी अभी की को क्लोज किया, इस तरह से की क्लोज होगी। ठीक है, वायर को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से मेरे पास करंट पास होना शुरू हुआ।
ठीक है, इस तरह से गया। जैसे ही ऐसे होगा मेरे पास ये सारा करंट इस तरह से जा रहा है। इतनी बार लिखने की जरूरत होती नहीं, पर मैं समझा रही हूँ कि कैसे कैसे करंट जा रहा है। ठीक है, आपको एग्जाम में इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, एरोस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा मेरे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा। ओके, अब ये जो है मेरे पास रेजिस्टर है जिसको हम ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, इसका क्या काम है, कैसे वर्क करता है, सारा कुछ। ये मेरे पास जो है ये है वोल्ट मीटर, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, और ये है मेरे पास अमीटर। अमीटर, इसके साइन कन्वेंशन, इधर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव। ठीक है, इसको समझते हैं। मेरे पास टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम ये कहते हैं कि जब मेरे पास करंट फ्लो हो रहा है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन द करंट फ्लोज, जब भी करंट फ्लो होगा, जो मेरे पास यहां पर वोल्ट मीटर की इस साइड पे, ये बैटरी के इस साइड पे कितना करंट था, दूसरी साइड पे कितना करंट रह गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको थोड़ा पहले ना कुछ अदर एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, 9th क्लास में पढ़ा था ना इंक्लाइंड प्लेन, अगर नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे रैंप होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बॉल को रखा, मान लीजिए यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, मैंने यहाँ पे रख के छोड़ दिया, बॉल घूमती जाएगी, घूमती हुई आगे जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई इसकी 3 मीटर पर सेकेंड, लेट अस अज्यूम इतनी आ गई वेलोसिटी बढ़ी। अब मैं कहूं कि इसका वेलोसिटी का जो डिफरेंस है कितना आएगा, इनिशियल शुरुआत में कितनी थी, फाइनल कितनी थी। ठीक है, वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा, आप क्या कहोगे मैम 3 माइनस 0, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास मेरे इस घर में, घर की टंकी में पानी का फ्लो है, यू कैन से 500 पास्कल। ठीक है, जो पानी का फ्लो होता है या प्रेशर होता है वाटर का, उसको या एयर का प्रेशर पास्कल कहते हैं। मान लीजिए जहां मैं रहती हूँ वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट अस अज्यूम 500 पास्कल, अज्यूम कर लो यार, कुछ नहीं जाता अज्यूम करने में। ठीक है, वहां पर 500 पास्कल है, जहां पर बैठ के आप वीडियो देख रहे हो आपके घर के ऊपर एयर का प्रेशर है 200 पास्कल। ठीक है, मेरे घर पे 500 पास्कल, आपके घर पे 200 पास्कल, 200 पास्कल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि दोनों के घरों में एयर प्रेशर का कितना डिफरेंस हुआ, आप क्या करोगे, मेरे घर में जितना है 500, आपके घर में कितना है 200, माइनस कर दो 300 आ गया। क्या आ गया, ये प्रेशर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कितना मेरे पास करंट फ्लो हुआ है इस टर्मिनल पे, जब वापस आए इस टर्मिनल के ऊपर या इस टर्मिनल के ऊपर कितना करंट रह गया। ठीक है, कहने का मतलब जो मेरे पास चार्जेस है वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू हुए, जो मेरे पास चार्जेस थे पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू हुए, कितने चार्जेस थे, चार्जेस ने कितना वर्क डन किया यहां से लेके इसको बल्ब को जला के यहां तक वापस पहुंचने में, और जब यहां पर पहुंचे कितने चार्जेस रह गए। देखो, अगर बल्ब यहाँ पे ग्लो कर रहा है दैट मींस कुछ के चार्जेस यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ जी यहाँ पर ऐसे अपने अब बल्ब ग्लो हो गया, वहां पर कुछ चार्जेस रह रहे हैं, कुछ चार्जेस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, कुछ चार्जेस हो सकते हैं यहाँ पर कहीं पे अटक जाए या फिर आगे ना बढ़े, या रास्ते में कुछ कोलिजन वगैरह वायर के अंदर होनी शुरू हो जाए, छोटी मोटी कोलिजन। ठीक है, तो यहाँ पर कमियां बढ़ के आ जाए, देयर आर चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो सकता है कम हो, या फिर यहाँ से साइड से चार्जेस लेके यहाँ पे इकट्ठे होके बढ़ के आ जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, व्हेन द करंट फ्लोस, द डिफरेंस, ये कह दो द वर्क डन, the work done by charges from higher potential means जहां से चार्ज मूव करना शुरू हुआ, higher potential of circuit to lower potential of circuit, यानी कि जहां पर चार्जेस आके रुके, लोअर पोटेंशियल कहां होगा, जहां पर चार्जेस आके रुकेंगे, लोअर पोटेंशियल ऑफ सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसके आप बुक के अंदर को जैसे भी
पर्टिकुलर डेफिनेशन, अगर आप उसको क्रैम करना चाहते हो क्रैम भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने कभी क्रैम किया नहीं है, मैं जैसे चीज को समझती हूँ हमेशा उसको वैसे लिखती हूँ, बच्चों को भी ऐसे लिखवाती हूँ, मार्क्स आ जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ जाएगा वर्क डन बाय चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन बाय चार्जेस अपॉन मेरे पास जो चार्ज चल रहा है। ठीक है, चार्जेस, ओके, कि मेरे पास जो चार्ज है जब यहां से मूव करना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर था इसका हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, ठीक है, यहां से मूव करना शुरू हुआ, यहाँ पे भी इसका हायर पोटेंशियल ही था, हायर पोटेंशियल ही था। ठीक है, चलो मैं इसको बता ही देती हूँ, जो ये होता है, ये होता है हमारे पास रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर का क्या, रेजिस्टर का काम ये होता है कि चार्जेस को रोक लेता है, चार्जेस को आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, उसको रास्ते में रोक लेता है, मतलब कि सभी को नहीं रोकेगा। मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है, अज्यूम करते घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, और आपके घर के फंक्शन के लिए दरवाजा एक ही है जहां से बहुत सारे लोग एंटर हो सकते हैं, और वो दरवाजा बड़ा छोटा है, तो सभी चार्जेस उसके ऊपर अगर अटैक करेंगे, यानी कि सभी लोग आके उस पतले से छोटे से दरवाजे के ऊपर अटैक कर देंगे, तो दीवार तो टूट ही जाएगी बेचारी, अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो, मतलब कि बेसिकली बात मुश्किल आएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एज अ रजिस्टर वर्क करोगे, जो तो दूसरों को धक्का मार रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप निकाल के साइड पे रख दोगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको थोड़ा निकलने दोगी इतनी सी। जो सही है, जो अपना सीरियल ऑर्डर में एक लाइन बना के चलने को तैयार है, वो आप जाने दोगे, ऑब्वियस सी बात है। स्कूल की असेंबली में भी यही होता है, जो बच्चे शरारत करते हैं या जिनके नेल्स कट नहीं होते या प्रॉपरली यूनिफॉर्म नहीं पहने होते, उनको हम अलग निकाल के रखते हैं, उनको डांटते हैं। ठीक है, बाकियों को निकलने देते हैं, वही काम रजिस्टर का है। रजिस्टर क्या करता है, कुछ के चार्जेस को रोक लेता है, बाकियों को आगे बढ़ने देता है। ठीक है, इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ जो शरारती चार्जेस हैं या जो ज्यादा कोलिजन कर रहे हैं उन्हीं को रोकेगा, वो किसी भी चार्जेस को रोक सकता है। ठीक है, कुछ को चार्जेस को रोकेगा, बाकियों को आगे बढ़ने देगा, वो जो बाकी के हैं आगे सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके पीछे भी एक कारण होता है, अगर बहुत ज्यादा करंट ऐसे आता ही जाए तो सर्किट जो है डैमेज हो जाता है, वायर डैमेज हो जाती है, हीट अप होगी, आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस चीज को रोकने के लिए हम रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये जो रजिस्टर है ना, ये यही कर रहा है, कुछ के चार्जेस को रोक देगा। यहाँ से तो चार्जेस इकट्ठे बहुत सारे चले थे, एकदम पूरा अटैक ही कर दिया था उन्होंने। ठीक है, हायर पोटेंशियल था, जैसे ही वापस आने लगे, वापस आते हुए देखेंगे यहाँ पर मेरे पास लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर भी मैं कह दूंगी कि लोअर पोटेंशियल चल रहा है, यानी कि यहाँ पर चार्जेस जब वापस आएंगे उनका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पर कितने चार्जेस थे, यहाँ तक पहुंचे तो कितने चार्जेस रह गए, यहाँ पर जब यहाँ से गए थे कितने चार्जेस थे, जब यहाँ से बाहर निकले तो कितने चार्जेस बाहर निकले हैं, कितने के अंदर रह गए, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मैं कह दूं कि अगर मैं पॉइंट दे दूं, मेरे पास है बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, लेट अस अज्यूम ये ए है और बी है, तो मेरे पास जो बी आएगा वो आएगा बी ए माइनस वी बी। ठीक है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है माइनस, यहाँ पर कितना पोटेंशियल रहेगा, हायर टू लोअर लेना है। ठीक है, हायर टू लोअर लेंगे, ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, जो मेरे पास चार्जेस ने वर्क डन किया है, चार्जेस ने वर्क डन किया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं, चार्जेस को हम स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाले का भी इसको आप ऐसे कह सकते हो, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, वो मैं बताना भूल गई थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको सिंपली आप ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिखाओगे आपका सही माना जाएगा, W अपॉन Q। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्जेस, स्मॉल q भी आ सकता है चार्जेस में, कैपिटल Q भी आ सकता है। अब करते हैं इसका SI यूनिट, SI यूनिट, SI यूनिट क्या होता है, इसका वोल्ट, और उसको भी ना हम कैपिटल V से ही डिनोट करें, जैसे इसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे, इसको भी कैपिटल V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो मेरे पास 1 वोल्ट कितना होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल, 1 जूल अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, 1 कूलम। ठीक है,
तो मेरे पास 1 वोल्ट क्या आ गया, 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू, या 1 वी इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन कूलम। कूलम को हम हमेशा इस तरह से, जब अपॉन आ जाएगा तो इनवर्स लिख देंगे ऊपर लाके, 1 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आगे कुछ सिंबल्स जो है आपको आएंगे आपके सिलेबस में, वैसे उसको क्वेश्चंस में नहीं आते, बट आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या चीज बता रहा है, तो आगे वो करते हैं। तो चलिए अभी कुछ सिंबल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स, अब कनेक्टिंग वायर मतलब वही तारे जिसके साथ बैटरी को जोड़ के हम छोटे से एलईडी बल्ब लगा लेते हैं और टीचर को दिखाई दे, हाँ जी हमने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है। मीन्स जो वायर्स है हमारे आसपास है उसको हम स्ट्रेट लाइन से इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर मेरे पास ये वायर्स इस तरह से ये सिंबल आ जाए बीच में ऐसे डॉट का, दैट मीन्स जो ये वायर्स हैं दीज आर जॉइंट, वायर्स आर जॉइंट। कहने का मतलब मेरे पास एक वायर थी, उसके साथ मैंने एक और वायर को जोड़ दिया, फिर एक और वायर को जोड़ दिया, एक और वायर दूसरी तरफ से आई थी, यहां से जुड़ गई और यहां से निकल गई, ठीक है। ये वायर्स इस तरह से जॉइंट है। और ये वाले जो वायर्स है जॉइंट नहीं है, ठीक है। वायर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, वायर्स आर क्रॉसिंग, ये वायर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है। फिर आता है ये आपको ओम्स लॉ में बड़ी अच्छे से पता लग जाएगा, ये होता है रेजिस्टर। इसका काम होता है कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना, उसको ऑब्स्टेकल देना, ठीक है, तो मतलब रुकावट पैदा करना। फिर आता है ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है फिक्स होगी, इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। अगर बीच में ऐसे एरो आ जाए ना, दैट मींस ये रेजिस्टर एक ऐसा है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ये वाला इसको हम बोलते हैं रियोस्टैट। रियोस्टैट ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ये भी एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, बट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस हमें पता नहीं होती, इसकी पता होती है कि ये वाला रेजिस्टर जो है, मतलब कि जो ये हमने अभी किया, इसकी जो रेजिस्टेंस है मान लो 50 ओम है, 100 ओम है, इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, मतलब 70 से 80 हो जाएगी, 80 से 90 हो जाएगी, 90 से 100 हो जाएगी, 100 से आगे नहीं जा पाएगी। वैल्यू पता है किस रेंज में ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू नहीं पता, कितनी भी आ सकती है, इसलिए इसको रियोस्टैट कहते हैं। फिर आता है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस रियोस्टैट स्पेलिंग शायद इसके ऐसे होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ही जो ये रेजिस्टर है वो पड़ा होता है। ये आती है मेरे पास स्विच, स्विच जो की है मेरे पास यू कैन से ऑफ है, उसका सिंबल है, ठीक है, मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, अब ये सर्किट आपस में जुड़ा नहीं है। ये स्विच ऑन का सिंबल है, स्विच यहाँ पे सी लगा, स्विच ऑन का सिंबल है कि अब क्या है, स्विच ऑन होगी और जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होगा और जो डिवाइस है वो ग्लो करेगा। ये आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब ये आ गया मेरे पास सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रिक सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला सेल नहीं जो हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं बैटरी। इनके ऊपर सिंबल होता है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस सिंबल्स होते हैं। ये बेटा है हमारे पास वोल्ट मीटर। इसका काम क्या है, ये करता है मेजर, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। दिस मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि मेरे पास जो करंट है पहले कितना था, चार्जेस जो पहले कितने मूव करे थे, बाद में कितने मूव करे हैं, ये मेजर करता है। ये सर्किट के अंदर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये है बेटा एमीटर, जो कि मैंने पिछले जो डायग्राम थे उसके अंदर भी बनाए थे ये दोनों चीजें। ये है एमीटर, ये मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमेशा हमारे पास सर्किट के अंदर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा इन सीरीज कनेक्टेड होता है, ऑलवेज इन सीरीज कनेक्टेड, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये वाला कनेक्टेड इन पैरेलल, जो वोल्टमीटर है हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होगा,
जो एमीटर है हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा, और इस चीज को आप देख सकते हो अच्छे से। ये हमारे पास इसका प्रॉपर जो है सारे के सारे सिंबल्स आ गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, उसको आसानी से आसान करके पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिख रखी है, बड़ी भारी भरकम डेफिनेशन है, पर इसको अच्छे से समझेंगे कि अगर मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है या कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर को मैं चेंज ना करूं। अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे किसी सर्किट को रखा, उसको रूम टेम्परेचर पे रखो। अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो उसको उतने ही टेम्परेचर पे रखो। टेम्परेचर चेंज नहीं करना, किसका? इलेक्ट्रिक सर्किट का। इलेक्ट्रिक सर्किट और आसपास के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी चेंज ना हो, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है फ्लोइंग थ्रू इट व्हाट? फ्लोइंग थ्रू दी you can say electric circuit, flowing through electric circuit, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक सर्किट से जो इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ है जो पास हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। बात क्या कही है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होगा जो इस इलेक्ट्रिक सर्किट से पास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ के आगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ के आगे, ठीक है। साथ साथ में इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी साथ में ही कवर करेंगे, अलग से नहीं कवर करते, साथ में कवर करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पर करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से करंट जाएगा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। ये तो है मेरे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता है। ये है मेरे पास रियोस्टेट, ठीक है, इसका सिंबल बस सिंपली RH होता है, रियोस्टेट है, जिसके रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर कितना करंट आ गया और यहाँ से कितना करंट निकल जाएगा रेजिस्टेंस में से पास होके, कितना करंट निकल जाएगा यहाँ पर मेरे पास। इसकी हेल्प से मुझे क्या पता लगेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी मदद से पता लग जाएगा क्या आ गया है मेरे पास? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब इस चीज को हम स्टडी करेंगे ना, मेरे पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सब बताऊंगी, फिक्र मत करो। पहले ऐसे देख लो कि अगर मैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकती हूँ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकती हूँ। अगर ये मार्कर शायद आपको क्लियर ना हो विजिबल, मैं दोबारा इसको यहाँ पे लिख दूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाऊंगी, दैट इज R। R क्या है? एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस करता क्या है? रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इट ऑब्स्टिकल्स या रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, या मैं कह दूं करंट, ठीक है। करंट को भी कैसे हुई? करंट को के फ्लो को जो है ये रेजिस्ट करता है, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दैट इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। R क्या आएगा? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इस केस में कहेंगे कि जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे यहाँ पे आएगा 1/R इंटू V, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 1/R इंटू V। 1/R में R जो है ये रेजिस्टेंस का ही काम करता है। इससे मुझे एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर मेरे पास R बढ़ेगा, एक दूसरे के इनवर्सली आ रहे हैं ना, एक दूसरे के उलट आ रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे R बढ़ेगा तो I कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे पास ऑब्स्टिकल बढ़ गई, अगर वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एक जो मैंने अभी रेजिस्टेंस ये बनाई है, अगर इनकी वैल्यू बढ़ जाए, करंट को तो पास ही नहीं होने देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं पास होने देंगे? तो पता ही है, क्लियरली है, हमें पता है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई, रुकावट बढ़ गई, तो फ्लो ऑफ चार्जेस रुकेगा, घटेगा। फ्लो ऑफ चार्जेस रुकेगा या घटेगा तो करंट भी कम आएगा। R बढ़ेगा, करंट कम होगा, R कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। अगर मेरे पास R कम हो जाए तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बस इतना सा ही ओम्स है। ओम्स लॉ के अंदर हमारे पास ना एक ग्राफ आता है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आता है। यहाँ पे I है, यहाँ पे V है, और यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई,
ये स्ट्रेट लाइन हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है। यहाँ पे V ले लो, यहाँ पे I ले लो, ये भी मुझे क्या रेजिस्टेंस के बारे में बता रही है। पर आपको लगता नहीं कि ये दोनों ग्राफ्स में थोड़ी गड़बड़ है? डोंट यू थिंक सो कि इन ग्राफ्स के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ देखने को हमें मिल रही है? क्या गड़बड़ देखने को मिल सकती है, सोचो। ग्राफ्स के अंदर I वर्सेस V भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, V वर्सेस I भी स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये एक्स एक्सिस में I है, Y में V है, ये X में V है, Y में I है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई। देखो बेटा, जब भी ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन आती है, हमने ना एक इक्वेशन याद करनी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c को कुछ नहीं देना, ठीक है, बस इसका याद रखो, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स। हमारे पास ओम्स लॉ की क्या इक्वेशन आई है? ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या आई है? v इक्वल्स टू i इंटू आर, है ना। ओम्स लॉ की इक्वेशन आई v इज इक्वल्स टू i इंटू आर। x को ले लो x एक्सिस, इसको ले लो r इंटू आई लिख लो। x को ले लो एज एन x एक्सिस, ठीक है, x आ गया एज एन x एक्सिस और y आ गया एज y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग मेरे पास देखो i आ रहा है, ये वाला करें, x को ले लेंगे एज एन x एक्सिस, y को ले लेंगे एज ए y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के अलोंग मेरे पास करंट आ रहा है, देखो सामने पड़ा है, y एक्सिस के अलोंग मेरे पास v आ रहा है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो m है, m होता है हमारे पास स्लोप, ये मैथमेटिक की टर्म है, मैथमेटिकल टर्म्स है। m होता है हमारे पास स्लोप, और जो स्लोप है देखिए मेरे पास कितनी आ रही है, m किसकी इक्वल आ रहा है? r की इक्वल। तो यहाँ पे मेरे पास स्लोप कितनी आ गई? ये r आ जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी r। लेकिन अगर मैं अगेन लू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, लेकिन अब मैंने इसकी ये वाली फॉर्म ले ली ओम्स लॉ की, पहले तो ये वाली ली थी v इज इक्वल टू आई आर, अब ये वाली ले लेते हैं, r को इधर भेज दो, ठीक है। क्या आएगी? i इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू वी, 1 अपॉन r इंटू वी। x के अलोंग क्या आ रहा है? x के अलोंग x एक्सिस, y के अलोंग y एक्सिस। x में मेरे पास क्या पड़ा है बेटा? v पड़ा है, देखो y में मेरे पास i पड़ा है। तो यहाँ पर मेरे पास जो स्लोप है m क्या आ रहा है? 1 अपॉन r। इसमें m क्या आ रहा था? r। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी? 1 अपॉन r। इस चीज का ध्यान रखना है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी और कई बार बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया है, और बच्चे हमेशा क्या करते थे? r आता है, इसका नहीं आता। इसको हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके देखो कि x एक्सिस में क्या आ रहा है? i आ रहा है, y में v आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन लिखो, कंपेयर करो, r निकाल दो। अगर मेरे पास x में v है, y में i है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, स्लोप क्या आएगी? 1 अपॉन r। ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है कि 1 अपॉन r होती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में जब हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास जो रजिस्टर लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है, इसके अंदर रीडिंग बॉक्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? हमारे पास कुछ रीडिंग बॉक्सेस होते हैं। सॉरी, बोल के गला खराब हो गया। इसके अंदर रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है, पॉइंटर लगा हुआ, ये रीडिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से रीडिंग चेक करने के लिए एक पॉइंटर वगैरह होगा, यहाँ पे रीडिंग्स आ जाएंगी और यहाँ पे पॉइंटर होगा, किस तरह से या इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं इसके अंदर। अब बच्चे ध्यान दीजिए, जब ये चीजें होती हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि जब मेरे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास करंट आता रहेगा, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरे पास जो है करंट आएगा। यानी कि जैसे जैसे मेरे पास V बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरे पास I बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरे पास V कम होता जाएगा, वैसे वैसे मेरे पास I भी कम होता जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के बराबर क्या है? इन दोनों के डिवीजन में अगर मैं कह दूं कि V अपॉन I कोई कांस्टेंट आ सकता है, तो वो कांस्टेंट आएगा। मतलब इसकी बार बार रीडिंग्स लेंगे कि यहाँ पे पहले इस डिवाइस पे चेक करेंगे कितनी रीडिंग है, फिर इसकी चेक करेंगे, फिर सारा अपरेटस बंद कर दिया, फिर मैंने थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा के करंट दिया, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा करंट पास करवाया,
अब वोल्ट मीटर पे कितनी वैल्यू हुई, करंट की कितनी वैल्यू हुई, फिर मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया करंट, इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी, 3-4 बार इसको रिपीट करो, 5-6 बार रिपीट करोगे ना, तो हमारे पास हर बार क्या है, ये वाली रेशियो आती रहेगी, दोनों एक दूसरे के ऐसे प्रोपोर्शनल आते रहेंगे। दिस इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और क्या है इसके अंदर, यही है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं रेजिस्टेंस है क्या, इस क्लास के अंदर देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या है। काइंड ऑफ एक आप कह सकते हैं कि ऑब्स्टिकल होती है जो रेजिस्ट करता है करंट को। ठीक है, तो बच्चे रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्जेस को रोके, उसको रेजिस्ट करे, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है उसको अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूँ तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू R इंटू आई, हमारे पास ओम्स लॉ से रिजल्ट आया था। कहां से आया था, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये मैं कह सकती हूँ कि जो R है मेरे पास V अपॉन आई है, बस ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन देनी है तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is defined as the ratio of potential difference across the ends of कंडक्टर के एंड्स के ऊपर ही हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, across the ends of conductor to the electric current flowing through the circuit, ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन। वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ये होता है हमारे पास ओम, क्योंकि ओम साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया था। ओम होता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम। इसका सिंबल इस तरह से है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ओमेगा कहते हैं, वैसे साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर इसको ओमेगा बोलते हैं, हम इसको ओम ही कहेंगे। फॉर्मूला के अंदर इसके सामने क्या है, 1 वोल्ट आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है, करंट, तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इसका V था सिंबल, इसका कैपिटल A था, तो 1 ओम जो है मेरे पास 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो रेजिस्टर क्या होता है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। रेजिस्टर क्या है बेटा, हमारे पास एक डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि वो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोके। रेजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस उस डिवाइस की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस एक डिवाइस है, रजिस्टर एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस इस डिवाइस की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड एक डिवाइस है, इसकी प्रॉपर्टी की मैं इसके ऊपर लिख सकती हूँ। अब मैं दीवारों के ऊपर अगर मार्कर से लिखूंगी, उसको इरेज थोड़ी कर दूंगी, इसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर कुछ भी मार्कर से लिख दो, इरेज कर दो। ठीक है, आपके घर में फोन है, फोन क्या एक डिवाइस है, उसके अंदर प्रॉपर्टी की आप वीडियो गेम्स खेल सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग का काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, वो उसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, ये आप कह लो आपके पास एक बॉल पड़ी है, फुटबॉल है, वो एक डिवाइस हो गया, उसके साथ आप खेल सकते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, वो उसकी प्रॉपर्टी आ गई। ओके, तो रेजिस्टर एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो रेजिस्टेंस अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में रेजिस्टर से बना है। ठीक है, उस डिवाइस से, अगर रेजिस्टर डिवाइस ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कहां से आएगी। क्लियर, तो आज इसके लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टिविटी, जो कि इसी जो अभी हमने रेजिस्टेंस वाला टॉपिक किया है उसके रिलेटेड है। बस पीछे बस 2-3 टॉपिक रह गए हैं, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल और डोमेस्टिक सर्किट वाला।
ठीक है। तो अभी इसके अंदर देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है। देखिए जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज, सबसे पहले क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड थिंग, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, proportional to the area of cross section of wire, area of cross section, area of cross section of wire, ठीक है। तो इन दो चीजों के ये प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं कह दूं, जो इस केस में कह दूं कि जो रेजिस्टेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये आ गया। सेकेंड केस में कह रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आ गया। दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग नंबर 1 एंड नंबर 2 पार्ट, मेरे पास आर क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट लग जाएगा, वो कांस्टेंट ही होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। वो कांस्टेंट क्या आएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जिसको मैंने इससे डिनोट किया। ये क्या है, इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं रो, रहो नहीं, रो, ठीक है, रोने वाला रो नहीं, रो, बस रो होता है, ठीक है। जो रो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called specific resistance or resistivity, specific resistance और resistivity, ठीक है, इसको हम ये कहते हैं। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ कि मेरे पास रो जो है किसके को लगेगा, आर ए अपॉन एल। ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखने, दोनों फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आ गया, ठीक है, रो। अब देखिए बेटा, ये जो रो होता है ना, यही हमें बताता है कि किसी वायर से या किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी जानकारी हमें यही देता है, ठीक है। कैसे, आपके पास एक यहाँ पर एक चार्ट या एक शीट दिख रही होगी जिसके ऊपर सबसे ऊपर एक सिल्वर है, ठीक है। जितना मेरे पास रो कम होगा, सिल्वर मतलब कि सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम है, उतना बढ़िया कि वो कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर आएगा। सिल्वर की सबसे कम आती है अमंग मेटल्स, ठीक है। पहले सिल्वर आएगा, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा गोल्ड, फिर आएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर उसके नीचे नीचे आते जाएंगे, वो सारे इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं है। अब देखो सिल्वर बहुत महंगे, वायर्स में अगर सिल्वर लगाने लग जाए तो फिर तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए, घर पे बिजली लगवाते ही रह जाएंगे, फिर तो कुछ हो तो घर पे कर नहीं पाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली, यू नो। कॉपर थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली, सिल्वर से थोड़ा सा ही ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी होती है, थोड़ी सी ज्यादा के कारण इतना इफेक्टिवली नहीं, बट हाँ हमारे काम चल जाए, घर पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो हो पाए, उतना हमें करंट मिल जाता है। फिर आता है गोल्ड, सोने की वायर्स लगाने लगे पूरे घर पे, तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। हम भी अंबानी अडानी नहीं है, हम इतने अमीर नहीं है, वी आर नॉट बिल गेट्स, हम आम इंसान है, आम इंसान, वो भी इंसान ही है, खैर वो भी भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, बट अभी हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, गोल्ड इतना सस्ता नहीं, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुके हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम। कुछ का घरों के अंदर जब देखो, जब ज्यादा तंगी है तो एल्यूमिनियम की वायर थोड़ी प्रेफरेबल हो जाती है, कॉपर की वायर थोड़ी सी महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हम यूजुअली जो है कॉपर या एल्यूमिनियम ही यूज करते हैं फॉर कंडक्टिंग वायर्स, ठीक है। और जो सिल्वर है हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। जैसे जैसे रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी, मेरे पास जो है वो बढ़िया कंडक्टर बनता जाएगा, ठीक है, कंडक्ट्स करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे ही रेजिस्टिविटी बढ़ गई, वो मेरे पास पुअर कंडक्टर बन जाएगा,
पुअर कंडक्टर, जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, सिल्वर कह रही हूँ, मरकरी हो गया, ये सारे के पुअर कंडक्टर्स है। और फिर आते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। फिर आते हैं एलॉयज, आपके पास शीट आपको दिख रही होगी, होप सो, मैं थोड़ी इधर हो जाती हूँ, शीट दिख रही होगी, तो उस मतलब कि फिगर के अंदर या उस टेबल के अंदर आपको वो दिख रहा होगा कि जो मेरे पास एलॉयज है उनकी रेजिस्टिविटी बड़ी ज्यादा है, ठीक है। उनका जो एलॉयज होते हैं ना वो बनते किससे हैं, मेटल्स के कॉम्बिनेशन से। मेटल्स को यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पिघला के, और उसे एक नया एलॉय बन जाता है जिसके अंदर सभी ऑलमोस्ट सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है और उनसे बेटर होते हैं। उनकी रेजिस्टिविटी तो कम होती है बट उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स। जो एलॉयज होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस कारण उनको एज अ हीटिंग एलिमेंट हम इलेक्ट्रिक टोस्टर में या फिर आप कह लो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर जिससे हम कपड़ों की इस्त्री करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम यूज कर लेते हैं। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये जो भी कंडक्टर होता है उसको हीट अप कर देता है, और जब ये कंडक्टर को हीट अप कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है हीटिंग इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स जो करंट कैरिंग डिवाइस होगा वो हल्का सा गर्म होना शुरू हो जाएगा जैसे ही करंट जो है उसमें से पास होता रहता है काफी टाइम तक। और तीसरी हम ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि जो एलॉयज होते हैं दे हैव द प्रॉपर्टी कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। मान लीजिए जब करंट पास हो रहा है कॉन्टिन्यूसली किसी इलेक्ट्रिक टॉर्चर से या इलेक्ट्रिक हीटर में से करंट पास हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है एलॉय होगा। यूजुअली हम नाइक्रोम यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी तो करंट को डिफिकल्टी होगी टू पास। सेकेंड थिंग, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जितना मर्जी हीट अप हो जाए कंडक्टर, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से जल्दी मेल्ट नहीं होते। नंबर 3, जब हीटिंग के कारण जो है एलॉयज है जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती, यानी कि आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आ गए, हीटर्स आ गए या इलेक्ट्रिक आयरन्स आ गई, उनके अंदर जो है हम हीटिंग जो डिवाइस होता है, हीटिंग मटेरियल जो होता है वो एलॉयज यूज करते हैं, और ज्यादातर इसमें हमारे पास नाइक्रोम यूज होता है। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले बात करेंगे रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए इसके अंदर मेरे पास एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, इसको बनाना बड़ा ही आसान है। सीरीज का मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे लगा हुआ है, जैसे कि मेरे पास ये 3 मार्कर है, ये मेरे पास पहला रजिस्टर लग गया और ये दूसरा लग गया और ये तीसरा, इस तरह से ये एक सीरीज में खड़े हैं, ये एक सीरीज में हमने ज्वाइन कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला आ गया, उसके साथ ही दूसरा आ गया और उसके साथ ही हमारे पास तीसरा रजिस्टर लगा हुआ है। अब जो रजिस्टर है बेटा किसके साथ लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास किसी वायर के साथ कनेक्ट होंगे, वो वायर्स किसी न किसी अमीटर के साथ कनेक्टेड होंगी, और वो जो मीटर वाली वायर है किसके साथ कनेक्टेड होगी, बैटरी के साथ, राइट। तो जो हर एक रजिस्टर है, अब हर एक रजिस्टर में कितना मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये हर एक रजिस्टर में कितना करंट रोका जा रहा है, सीरीज में है ना, मान लीजिए सीरीज में है इस तरह से, ठीक है। अब अगर यहां से करंट आ रहा है, मान लीजिए इधर से करंट आ रहा है, तो इसमें कितना रुका, फिर जो पास हो इसमें से कितना रुका, जो उसमें से भी करंट पास हो इसमें कितना रुका। तो हर एक रजिस्टर के अंदर हमें अलग अलग जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जेस जो उनको वर्क डन करना पड़ेगा, पहले इसमें से पास होंगे, फिर इसमें से पास होंगे, फिर इसमें से पास होंगे, तो इस चक्कर में तो बहुत ज्यादा काम होंगे उनके लिए, राइट। तो फॉर दैट हम क्या कहेंगे कि जो R1 रजिस्टर है उसके अंदर मेरे पास V1 वोल्ट मीटर आ गया, ठीक है। R1 रजिस्टर में चार्जेस ने कितना वर्क डन किया, या R1 रजिस्टर के अंदर चार्जेस को कितनी रुकावट देखने को मिली, वो मेरे पास V1 वोल्ट मीटर से मेजर होगी, ठीक है। तो अब ये जो V1 वोल्ट मीटर है हमने अलग से कनेक्ट किया, क्योंकि जो वोल्ट मीटर है हमने पढ़ा है, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमारे पास हमेशा पैनल में कनेक्ट होता है, किसके अंदर कनेक्ट होता है, पैनल में। और जो अमीटर होता है वो हमारे पास हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। देखिए ये इसके साथ ऐसे सीरीज में, ये वायर को चाहे आगे खींच लो चाहे इधर को मोड़ दो, ये मोड़ी हुई है, यहाँ पे ये नहीं बना। अगर यहाँ पे होता डॉट फिर तो मैं कहती कि मैंने ज्वाइन कर दी, नहीं ये ज्वाइन नहीं की, इसको हमने थोड़ा सा बेंड कर दिया और इस तरह से वायर आ गई, ठीक है, उसको बस थोड़ा सा मोड़ दिया, ओके। अब ये वाले जो वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट मींस इसके ऊपर हमने इस तरह से डॉट्स लगानी है,
कि इनको मैंने अलग से वायर ली और वायर को रजिस्टर के दोनों एंड्स पे जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसकी आर्टिकल की शुरुआत कैसे होगी। वैसे तो आपको मैं सही सही बात बताऊं, आर्टिकल आने के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जब तक आप इस एक्सप्रेशन को नहीं समझोगे, इस डेरिवेशन को नहीं समझोगे, इस टॉपिक को नहीं समझोगे, आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आगे वाली क्लास होगी कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स होगी, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे, तो काइंड ऑफ वो भी क्लास बड़ी होगी। ओके, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज है और हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो करंट टाइम्स रेजिस्टर के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, V1 पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, I तो बेटा सेम है, करंट तो तीनों में से सेम ही जाएगा, करंट तो नहीं चेंज हो रहा, बस R1 में से करंट जा रहा है जब उसके साथ V1 कनेक्टेड है, तो I R1 हो जाएगा। ठीक है, और जब मेरे पास V2 वोल्ट मीटर में देखूंगी कितना वर्क डन किया गया है बाय द चार्जेस, वो क्या होगा, करंट पास हुआ R2 रेजिस्टर से, I इंटू R2 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ V3 से, तो सिमिलरली इस तरह से मैं कह दूंगी I इंटू RN हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आ गई, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, तीनों का सम, दैट मींस V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो V तो मैंने ऊपर कहा था कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये स्टार इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग I इंटू R के इक्वल होती है। अब सिंस हम सीरीज की बात कर रहे हैं, मेरे पास जो ये है सीरीज में कनेक्टेड है, तो RS मीन्स देयर आर रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, उन रेजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस जो होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी, वो मेरे पास RS होगी। उसके बाद आता है यहाँ पे IR1 IR2 प्लस IR3। ठीक है, इन तीनों में से I कॉमन निकल सकता है, I को कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I के साथ I कैंसिल, RS मेरे पास आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको ना हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में, R के पैर में इक्विव लिखा होगा या R के पैर में ऐसे लिखा होगा। करना क्या है, तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन करना है और कुछ नहीं करना। यही है मेरे पास रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब जरूरी नहीं हर एक बार आपको 3 रेजिस्टर दिए होंगे, हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन आए उसमें 2 रेजिस्टर दिए हैं, तो फिर आप 2 को ऐड कर दो। अगर उसके अंदर n रेजिस्टर दिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे भी एक रेजिस्टर कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब तो जा रहा है n रेजिस्टर्स है, n, तब क्या होगा, तब मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू Rn। 10 रेजिस्टर दिए हैं, 10 के 10 सीरीज में ऐड ऑन होंगी। पैरेलल में केस डिफरेंट है, सीरीज में बस यही एक्सप्रेशन है, आपके सामने है, आप देख सकते हो कि सीरीज के अंदर बस यही एक एक्सप्रेशन आना और कुछ भी नहीं आना। अब करते हैं पैरेलल के बारे में। रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल के अंदर थोड़ा सा हमारे पास केस डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि सीरीज वाले में मैंने क्या कहा कि इस तरह से मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट या एंड टू एंड जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, इसके अंदर क्या होगा, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और वो वायर के आगे जाके, लेट मी ट्राई कि अगर मैं तीनों को पकड़ सकूं मार्कर्स को, इस तरह से ये एक वायर है और इसमें से इस तरह से 3 वायर्स बाहर निकल रही है। ठीक है, खैर ट्राई कर रही हूं मैं इसको प्रॉपरली आपको दिखाने में कि मेरे पास एक वायर है, वो एक वायर को क्या मैंने 3 हिस्सों में ऐसे बांट दिया, तोड़ के नहीं, मीन्स इसमें से एक वायर इधर निकल गई। जो वायर होती है ना, जब हम ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके अंदर वायर थोड़ी सी मोटी होती है, या एक बंडल होता है, पतली पतली वायर्स का बंडल होता है। ठीक है, उनमें से हमने क्या 3 ऐसे निकाल दी, क्लियर। जो 3 वायर्स निकाली है वो ये रही, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ये 3 वायर्स निकाली। जो ये है ये अलग पॉइंट है, ये वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वायर्स क्या है निकल रही है, हमें क्या, तो इधर से यहाँ पे वायर्स जो है ज्वाइन हो रही है, कुछ भी कह लो वो चीज होगी। अब यहाँ पर हर एक के साथ यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे भी रजिस्टर लगा दिया और यहाँ पे भी रजिस्टर लगा दिया, तो क्या होगा, इसके अंदर रजिस्टर अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। ठीक है, लेकिन जो करंट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, वो भी तो 3 हिस्सों में बटेगा। देखो सीधी सी बात है, करंट तो ऐसे आ रहा था,
राइट। करंट तो ऐसे था, लेकिन इधर 3 हिस्सों में बंट रहा है, तो किधर किधर जाएगा करंट? मान लीजिए आप हो, अब आप तो एक इंसान हो, राइट, एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी हो, आपके सामने 3 रास्ते आ गए, आप सीधे जा रहे थे, 3 रास्ते ऐसे निकल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा ना कि टांगे इधर चली गई, सिर इधर चला गया, पेट इधर चला गया, नो, हम तो पूरा का पूरा जाएंगे। लेकिन हाँ, वायर है, वायर को हम तीनों रास्तों पे बिछा सकते हैं, या कोई रस्सी को तीनों हिस्सों में बिछा सकते हैं, वैसे ये चीज है, ठीक है। तो वायर को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, तीनों के अंदर रेजिस्टर लगा दिया। अब जो करंट था मेरे पास इधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से यहां से इधर जा रहा था, यहां पे देखिए अब आई करंट है, नाउ द करंट इज आई। अब सिंस मेरे पास इस तरह से 3 रास्ते निकल आए, इस तरह से ऐसे 3 रास्ते निकल आए, ठीक है। जो करंट आई है अब वो तीनों वायर्स के अंदर जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, कंडक्टर्स है, ऑब्वियस सी बात है। अब जब वो तीनों के अंदर जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा I1, यहाँ पे आ जाएगा I2, यहाँ पे आ जाएगा I3। लेट अस अज्यूम मेरे पास इस वायर में 15 एम्पियर का करंट जा रहा है, 15 एम्पियर है, ठीक है। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया, तो क्या हो सकता है, या तो 5 एम्पियर इधर चला जाए, 5 इधर चला जाए, 5 इधर चला जाए, ठीक है। जब वापस से ऐड करोगे 5 + 5 10 + 5 15, वापस इतना ही आ गया। या ये हो सकता है कि 10 एम्पियर इधर चला जाए, 2 एम्पियर इधर चला जाए, 3 एम्पियर इधर चला जाए, 10 और 2 12 और 3 15, कैसे भी हो मेरे पास जब 3 हिस्सों में करंट बट रहा है, वापस जब जाओगे पहले जितना ही हो जाएगा, यानी कि वापस मैंने वायर को जब ऐसे ज्वाइन कर दी, वापस मेरे पास क्या आएगा, 15 एम्पियर करंट ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इनको वापस से कंबाइन करूंगी तो मेरे पास आई करंट ही आएगा। तो वही चीज हमने यहां पर की है कि मेरे पास आई करंट था, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, 3 हिस्सों में बटेगा I1 I2 I3। I1 I2 I3 क्यों नहीं? क्योंकि हमें आई की वैल्यू पता ही नहीं है, ना हमें इन तीनों की वैल्यू पता है। या तो कहते हैं यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, फिर तो मैं कह दूं कि मेरे पास आई है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 होगी, और 5 14 एम्पियर, ठीक है। 14 एम्पियर कुछ आ जाएगा, 14 15 एम्पियर जो भी वैल्यू आ रही है। तो हमें तो कुछ नहीं दिया गिवन, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं ना। तो उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग तो हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा, राइट। तो जो मेरे पास यहां से करंट पास हुआ, यहां से भी मेरे पास V आ जाएगा, यहां से पास हो गया, यहां से भी V आ जाएगा, यहां से पास हो गया, यहां से भी V आ जाएगा। तो तीनों का मैंने क्या है, एक एग्रीगेट या एक एवरेज वोल्ट मीटर लगा दिया V, ठीक है। तीनों का मैंने एक एवरेज लगा दिया V, और करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वापस से वहीं पे आ गया, और मेरे पास आई करंट यहाँ पर पास हो रहा है। वो आई करंट मैं मीटर पे मेजर कर लूंगी और यहाँ पर वापस आ जाएगा। सर्किट कंप्लीट। अब इसके थोड़ी सी डेफिनेशन को रीड करते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या है कि ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर का एक एंड किसके साथ कनेक्टेड है, टू वन पॉइंट, और जो अदर एंड है वो दूसरे पॉइंट के साथ इधर कनेक्टेड है। ये वाला इस पॉइंट से कनेक्टेड है, तीनों रेजिस्टर्स का, और इधर इन तीनों का इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, सो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेजिस्टर में से सेम आएगा, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो तीनों का मैंने कंबाइन करके एक नीचे V अलग से बना दिया, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, इस और इस पॉइंट के अंदर। इसको नाम दे दो, इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B। A और B पॉइंट्स के बीच में तीनों रेजिस्टर्स की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, बस इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ओम्स लॉ के अंदर क्या किया है, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको, जैसे हमने शुरुआत में ओम्स लॉ को एक्सप्लेन किया था कि मेरे पास जो है I होता है 1/R इंटू V, इससे लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन स्टार डैश, सेम चीज ही है, कोई फर्क नहीं है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे I करंट का इतना वैल्यू आएगा। अगर मेरे पास I1 करंट कितना आएगा, I1 करंट किस में से पास हो रहा है, R1 में से, R1 करंट ये आ गया, और सॉरी 1/R1 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/R1 आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सभी का सेम ही है, दैट इज V, ठीक है। सिमिलरली आप I2 करंट निकाल सकते हो 1/R2 V, I3 निकाल सकते हो 1/R3 V, 1/R2
I2 के लिए, क्योंकि I2 करंट R2 रजिस्टर से जा रहा है, I3 करंट R3 रजिस्टर से जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो टोटल करंट आ कितना रहा है वो देखते हैं। टोटल करंट वो मेरे पास होगा बेटा I, ठीक है, इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू में स्टार डैश से उठा लो, क्या आएगी 1/R इंटू V। अब हम कर क्या रहे हैं बेटा, रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जब पैरेलल कर रहे हैं, सीरीज में मैंने R के पैर में S लगा दिया था, पैरेलल के केस में R के पैर में P लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/RP V। क्लियर, यहाँ पे आएगा I1 की वैल्यू आ गई यहाँ ये रही 1/R1 इंटू V प्लस 1/R2 इंटू V प्लस 1/R3 इंटू V। तो V दोनों केसेस में कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल लो। V/RP इक्वल्स टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों साइड V सेम है, क्या हो जाएगी कैंसल। तो 1/RP मेरे पास आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको ना हम 1/R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ओके, और अगर मेरे पास n रेजिस्टर्स हो, यानी कि बहुत सारे रेजिस्टर्स हो, तो क्या वैल्यू आएगी 1/Rn। ठीक है, अब इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक आती है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में भी करवाऊंगी, मैं अब भी बता रही हूँ। अगर मुझे रेजिस्टर्स गिवन ही दो है, सिर्फ दो रेजिस्टर्स गिवन है, मान लीजिए मेरे पास R1 आ गई 5 ओम, R2 आ गई 10 ओम। ठीक है, तो मैं RP क्या निकालूंगी 1/R1 प्लस 1/R2। R3 क्यों लूंगी, क्योंकि मेरे पास है ही बस इतना। ठीक है, दो ही रेजिस्टर है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लो R1 R2 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है, R2 प्लस R1 सॉरी। ठीक है, तो वैल्यूज फिल कर दो 5 प्लस 10 इंटू 5 इंटू 10, बस ये आपके पास 1/RP आएगी। तो यहां से मैं RP क्या निकालूंगी 50/15, यानी कि इनवर्स हो जाएगा सारे का सारा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, सारे का सारा क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। ओके, जब भी आरपी निकालोगे, मान लीजिए आपके पास 1/RP आ गई 1/3, रिवर्स कर दो, उसका रेसिप्रोकल करो, आरपी क्या आएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसका बन गया, बन तो क्या रहा था 15/50 बन रहा था ना, यहाँ पे बन तो मेरे पास 15/50 रहा था 1/RP का, लेकिन उसको मैंने आरपी निकालना, 1/RP नहीं निकालना, मैंने रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल निकालो, उसका रेसिप्रोकल नहीं। तो जब निकल गया आंसर, उसका रेसिप्रोकल कर दो, मेरे पास ये आंसर आ गया। यूनिट क्या आएगा पीछे ओम। इसको आप पॉइंट्स में लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर एमसीक्यू है फिर तो पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ओके, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास जो लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, और फाइनली ये चैप्टर खत्म हो। कितनी लंबी वीडियो है ना, मैंने भी 3 बार कपड़े बदल लिए जैसे कि हिंदी गानों में होते हैं। तो अब बच्चों फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया है ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हमारे पास एक रह गया इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद ये चैप्टर डन, फिनिश, खत्म हो गया फाइनली। तो हमारे पास फर्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले इसको देखते हैं। देखिए, इसके बारे में हमें बताया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। जेम्स प्रेस्कॉट, खैर स्पेलिंग थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, जूल ने। अब याद है 9th क्लास में वर्क पावर और एनर्जी वाले चैप्टर में हमने क्या कहा था कि वर्क डन और एनर्जी का यूनिट जूल होता है, क्योंकि इसके बारे में इन्होंने ही सारी रिसर्च की हुई है। और उन्होंने एक रिसर्च करके ये भी बताया कि जो मेरे पास हीटिंग इफेक्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जब किसी वायर में से पास हो रहा है, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, क्यों आता है? बिकॉज जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आ गया, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर आ गया मींस जितनी स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट की आ रही है उससे डबल, यानी कि उसकी पावर स्क्वायर कर दो, मेरे पास उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा। फिर है कितनी मेरे पास रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, एंड फॉर द टाइम, कितने टाइम तक, टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है कितने टाइम के लिए
फ्लो कर रहा है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड है। स्मॉल टी यहाँ पर टाइम है, आर हमें पता है रेजिस्टेंस है, आई हमारे पास क्या है करंट है, और एच हमारे पास क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को बताया था। जब बाद में फॉर्मुलेशन वगैरह की उसको सॉल्व किया, पता चला साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के जो कांस्टेंट आया था वो 1 ही वैल्यू थी, तो एच आ गया आई स्क्वायर आर टी। अब जो हीटिंग इफेक्ट है, मान लीजिए हीटिंग इफेक्ट क्यों आएगा, सोचो। देखो अगर वायर में से चार्जेस मूव कर रहे हैं तभी हीटिंग इफेक्ट आएगा। अब जब चार्जेस मूव करे तभी इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तभी हीटिंग इफेक्ट आ, जो चार्जेस मूव कर दैट मींस वो वर्क डन करे। दोबारा सुनो, वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है, करंट क्यों पास होगा, क्योंकि चार्जेस मूव करेंगे। अब जब चार्जेस मूव करेंगे दैट मींस वो क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो जितना मेरे पास हीटिंग इफेक्ट आ रहा है उतना ही मेरे पास क्या आएगा, वर्क डन आएगा। बिल्कुल वही चीज होगी। तो वर्क डन हमने क्या किया है कि वर्क डन किसके इक्वल हो सकता है, सोचो। आई स्क्वायर आर टी के इक्वल तो हो गया, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल तो हो गया। हमने ओम्स लॉ नहीं कहने कैरी में हमने किया था कि जो मेरे पास करंट होता है वो मेरे पास चार्जेस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मेरे पास वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है। वर्क डन का क्या फॉर्मूला आएगा, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ V इंटू क्यू। ठीक है, अब ये जो Q है ये Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी। ये वैल्यू इसके अंदर फिल कर दो। दोबारा देखो मेरे पास करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन को मैंने निकाल लिया V इंटू क्यू करके, क्यू इधर लेगी, जब क्यू को इधर लेगी तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। जो मेरे पास आई इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी, यहाँ से मैंने क्यू निकाल लिया, टी को इधर भेज के क्यू इजिकल्स टू आई टी आ गया। अब ये वैल्यू के मैं यहाँ पे फिल करूंगी तो डब्ल्यू मेरे पास आ जाएगा V इंटू क्यू की जगह पे आ गया आई टी, तो मेरे पास वर्क डन की एक और वैल्यू होगी V आई टी। ठीक है, तो वर्क डन की एक और वैल्यू होगी V आई टी। ठीक है, दैट मीन्स यही मेरे पास हीटिंग इफेक्ट और यही मेरे पास ये भी हीटिंग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जब मेरे पास सिर्फ करंट की बात हो रही है, जब मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात हो रही है तो मेरे पास ये भी आ रहा है। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरे पास आई क्या आएगा, V अपॉन आर। वो वाली वैल्यू को मैं इधर भेज देती हूँ, तो मेरे पास W का आएगा V इंटू V अपॉन आर इंटू टी। दैट मीन्स W आ गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। यही मेरे पास हीटिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, दोबारा बताऊं, थोड़ा झोल मोल सा हो गया इसके अंदर। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू आई ये वाली, H इज आई स्क्वायर आर टी। ये वैल्यू ऐसे ही है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया ना हमने छेड़ा है, इसको बस ऐसे ही याद रखना है। दूसरा हमने पहले उठाया I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, फिर मैंने साथ ही में उठा लिया V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाली, चाहे किसी भी कुछ भी फिल कर दो। मेरे पास देखो W आ रहा है V इंटू क्यू, ये आ गया। यहां से Q क्या आ रहा है I इंटू टी, ये आ गया। इस वैल्यू को मैंने इसके अंदर फिल किया, W क्या आ गया V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, क्या आ गया W इज टू वी आई टी। सेकेंड एक्सप्रेशन हमने निकाला, ये एज इट इज था, सेकेंड मैंने निकाला। इसी के अंदर अगर मैं ओम्स लॉ फिल कर दूं तो मेरे पास थर्ड एक्सप्रेशन भी आ जाएगी। इसकी 3 वैल्यूज होती है। ठीक है, तीनों न्यूमेरिकल्स में आती हैं। थर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया I इज इक्वल टू V अपॉन आर। सारी वैल्यूज इनकी दी हुई है जूल की। ठीक है, तो मेरे पास I आ गया V अपॉन आर, उस वैल्यू को मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, सॉरी इसके अंदर फिल कर दिया। I की जगह पे मैंने V अपॉन आर फिल कर दिया, V इंटू वी वी स्क्वायर अपॉन आर टी। अब देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस में है, जो सेकंड वैल्यू निकाली है वो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट है। जो थर्ड वैल्यू निकाली है वो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस मेरे पास 2 वैल्यूज में आ गया। ठीक है, करंट भी मेरे पास 2 वैल्यूज में आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरे पास 2 वैल्यूज में आ गया। ठीक है, ओके, तो इस तरह से 3 वैल्यूज निकाली है। तो मेरे पास एच डब्ल्यू जो है मेरे पास उसके 3 वैल्यूज आती हैं। क्या आ गई, सबसे पहले तो आई स्क्वायर आर टी, दूसरी क्या आ गई वी आई टी। इसको मैं याद करवाती हूँ, आई स्क्वायर आर टी विट, और विट मीन्स वी आई टी,
आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज आती हैं। ये हर एक न्यूमेरिकल के अंदर पता है क्या होगा, किसी में ये 3 वैल्यूज दी होंगी, एच निकालना है। किसी में ये 2 वैल्यूज दी होंगी, एच दिया होगा, टी निकालना है। किसी में ये दिया होगा, ये दिया होगा, एच दिया होगा, आर निकालना है। तो हर एक में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कि अब रेट का मतलब क्या है, मैंने कई बार आपको पहले भी, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है मेरी, मैंने हमेशा बताया जब यहाँ पे रेट आ गया ना, आगे रेट आ गया, जो टर्म साथ में दे रखे उसको टी से डिवाइड करना होता है। ठीक है, यानी कि वर्क डन को मैंने टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी मैंने 3 वैल्यूज निकाली थी, आई स्क्वायर आर टी, एक मैंने निकाली थी वी आई टी, एक मैंने निकाली थी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। 3 वैल्यूज है, चाहे तीनों को टी से डिवाइड कर दो। ठीक है, डब्ल्यू अपॉन टी है मेरे पास, पहले आ गई आई स्क्वायर आर टी ओवर टी, टी के साथ टी कैंसिल, डब्ल्यू अपॉन टी होता है पावर, मेरे पास आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला ये आ गया फर्स्ट वैल्यू से। सेकंड वैल्यू से निकालते हैं, मैंने W को T से डिवाइड किया और इधर आ गया V I T को मैंने T से डिवाइड किया, दोनों तरफ T से डिवाइड होने के बाद कारण ये कैंसिल है। W अपॉन T क्या होता है पावर, पावर का सिंबल होता है P, V इंटू आई। ठीक है, सेकंड मेरे पास वैल्यू आ गई। थर्ड मैं इसी तरह से निकाल दूंगी, W अपॉन T इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन T। अब ये T के साथ T कैंसिल, फिर क्या होगा, W अपॉन T क्या गया पावर V स्क्वायर अपॉन R। ये 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये मैंने बड़ा ही आसानी से निकाल दिए, तीनों को बस टी से डिवाइड करोगे, 3 अलग अलग पावर की वैल्यूज आ जाएंगे। कुछ बुक्स के अंदर ये समटाइम्स कई बार टॉपिक आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, जिसमें थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देते हैं। वो थोड़ा सा क्या ट्विस्ट करेंगे, इन्होंने सिर्फ सेकंड वैल्यू ली है ये वाली कि W अपॉन टी इक्वल्स टू V I T अपॉन टी, इसको दोनों को कैंसिल कर दिया। W अपॉन टी मीन्स मेरे पास क्या आ गई पावर V इंटू आई के इक्वल है। ओके, ये चीज आ गई। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम देके कहेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। इसको मैंने I के अंदर फिल किया तो P आ जाएगा V इंटू आई आर, सॉरी V की जगह पे I इंटू आर इंटू आई, तो क्या आएगा आई स्क्वायर आर। ये मैंने वैल्यू पहले ही निकाल दी, सीधा T से डिवाइड करो। और क्या करते हैं, पुट आई आ जाएगा V अपॉन आर इन नंबर 1, ये ओम्स लॉ से है। ये आर को इधर भेज दिया, I इज इक्वल टू V अपॉन नंबर 1 में फिल किया, तो P क्या आ जाएगा V इंटू आई की जगह पे आ गया V अपॉन आर, क्या आ गया V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये भी तीसरे मैंने यहाँ पे निकाल दिए। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, चाहे ये वाली वैल्यू निकाल के वो ओम्स लॉ फिल करते रहो। मुझे तो ये आसान लगती है, जब इतनी मुश्किल से ये तीनों वैल्यूज निकाली है, तीनों को टी से डिवाइड कर दो और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे तीनों की। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म होता है इलेक्ट्रिक पावर। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हम PYQ, NCERT एंड एग्जाम्पल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मुझे झेला, इतनी लंबी वीडियो को देखा। होप सो ये वीडियो आपके यूजफुल थी, आपको सारा चैप्टर समझ में आ गया। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया ना, आपको सारे न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, वो भी आ जाएगी बहुत जल्द। तो जैसे ही ये सारी की सारी वीडियो कर आपको समझ में आ रही है, आपके यूजफुल हो रही है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और प्लीज मुझे मोटिवेट करो कि मैं और वीडियोस ऐसे बना के आपको आपके लिए अपलोड करती रहूं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।